कि डॉक्टर बिल्किस साहब ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं, क्योंकि आज में हम अब COPD के हवाले से बात करें, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और साथ में क्योंकि हम स्मोक के हवाले से बात भी करें, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। आपको पता है स्मोक में जो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि मैं पढ़ भी रही थी कि 2.5 pm, ये आपके जो बाल है ना, ये बाल उसके सामने मोटा है, वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और जब आप उसको इनहेल करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं आपके गले से चिपके रह जाए, नो, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, आपके खून के अंदर आ जाते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका अपना ख्याल रखना और आज का शो भी देखना, क्योंकि आज के शो में हम यही बात करें कि हम जनाब इससे छुटकारा हासिल कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि आज हम COPD के हवाले से बात करें, तो इससे पहले कि डॉक्टर बिल्किस आप पहली चीज़ बनाएं, और पहली चीज़ आप इससे क्या बना रही हैं? पहली चीज़ में बहुत ही पुराना नुस्खा संगदाने का, जो COPD के लिए भी अच्छा है और साथ में एस्थमिक एलर्जी के पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा है, वो और इससे पहले आप ये बनाएं, मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथ में आपके पास जब कोई COPD का पेशेंट आता है तो आप उसकी कैसे तशख़ीस करती हैं? और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी इसकी अलामात क्या होती हैं? देखिए, तशख़ीस के लिए तो मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आपको हमेशा अक्सर बताया कि जो मेरे टीचर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने कुछ निशानियाँ बताई थी। तो मैं सबसे पहले पेशेंट्स का ना विटामिन D3 ज़रूर चेक करती हूँ, और उसके अलावा अलामात में मैं देखती हूँ कि जो COPD के जो क्रॉनिक उसके डिजीज़ में होते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि उनके हाथ नीले हो रहे होते हैं, या वो ये कहते हैं कि हमारी उंगलियाँ सुन्न रहती हैं, उंगलियां हमारी सुन रहती हैं, और फिर वो जो सांस लेने की खिंचाव जो उनका होता है बात करने में। और मैं सीधी सी बात है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहती हूँ कि आप कुरान पाक करत से पढ़ सकते हैं, तो कहते कि नहीं हमें मुश्किल आती है तो वो सांस लेने में, क्योंकि मेरा सीधा सा क्राइटेरिया ये है। मैं कहती हूँ आप पढ़ सकते हैं, एक पैरा पढ़ सकते, तो कहते नहीं हम किरात से नहीं पढ़ सकते, हम दिल में पढ़ते, जैसे मुंह से गले से नहीं हो रहा होता है। तो मैं उससे मेरा एक है क्राइटेरिया कि मैं पहचान जाती हूँ कि ये इस तरफ जा रहे हैं। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, आप कैसे उसकी अलामात क्या हैं COPD के पेशेंट्स की? तो COPD की जो अलामात है वो ऐसे हैं कि कफ, यूजुअली सांस का फूलना जिसको हम शॉर्ट में, और इसके साथ साथ एक्सर्शनल ज़्यादा होना, कि रेस्ट पे आप शायद बेहतर हो बट आपकी एक्टिविटी के साथ आपका सांस ज़्यादा होना। उमूमन लोग उसको कभी ये कहते हैं कि ये तो मेरी एज के साथ हो रहा है कि मेरी सांस मेरा चढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता ऑलवेज। हर इंसान को खुद का पता होता है कि अब मेरा जो एक्सरसाइज लिमिटेशन कब आ रही है। अगर मैं आज यहाँ से वहाँ तक 10 कदम चल रहा हूँ, मुझे नहीं हो रहा, तो आज मैं 5 कदम क्यों चल रहा हूँ? तो ये सारे अलामात इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स के साथ, कि अगर आप स्मोकर हैं, अब आपके वजह से हमने जिसको हम बायोमास कहते हैं, उनके एक्सपोजर में इनकी प्रेजेंस में हो। दूसरा, सांस में से सीटियों की आवाज़ें आना, और यूजुअली जो पेशेंट COPD के होते हैं, आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वो बात करने में भी थक रहे हैं, उनको हंगर है एयर की, वो चाहते हैं कि मुझे और ऑक्सीजन मिले, वो स्ट्रगल करते हैं। हालांकि उनकी ऑक्सीजन तो सही होती है, आप चेक करते हैं कि ये तो 95 आ रही है, तो फिर क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं? तो ये सारी एक बेसिक अलामात होती हैं रिस्क फैक्टर को प्रेजेंस में हमेशा कोरिलेट करने के लिए। ओह माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे भी बताएं, क्योंकि अलामात में भी जानना चाहूँगी। जैसे बचपन से भी आप देख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे वो एक लिमिट तक भाग सकते हैं, वो एक लिमिट तक भाग सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं कि उनको सांस नहीं आ रहा। जैसे मैं हाइकिंग करते हुए लोगों को भी देखती हूँ, अगर ट्रैकिंग में भी निकली हूँ, तो वो एक लेवल तक आप चढ़ सकते हैं, और उसके बाद जैसे मैं भी शौक हो कि मुझे सांस की प्रॉब्लम कि मैं भी जब एक लेवल तक भागती थी, मैं स्कूल में किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती थी, कि मेरी सांस ख़त्म हो जाती थी और मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और हाइकिंग का भी ऐसा ही कि दिल तो करता है हाइकिंग कर लें, जब वर्कआउट भी करें तो आप बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं वो कार्डियो नहीं कर पाते, क्योंकि वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से। तो क्या ये भी क्या किसी किस्म की अलामत है, या ये क्या मसला है? दोनों एज ग्रुप्स को अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बच्चों की बात करें तो देखिए COPD डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। COPD का मतलब ये है कि उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए। बच्चे का तो अभी क्रॉस ही नहीं हुआ। बच्चों में होते हैं एस्थमा, एस्थमेटिक्स 2 तरीके के होते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि अभी उसकी नालियाँ छोटी हैं, अभी उसकी लंग डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। उसकी ग़िज़ा कैसी है, वो एंटीऑक्सीडेंट लेता है, विटामिन्स पूरे लेता है, मतलब घर का खाना खाता भी है या बस फॉर्मूले उस पर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें भी डेवलप होती हैं कि उनके एयरवेज अभी छोटे हैं, फिर भी उनको ट्रीट किया जाता है। अगर कोई बच्चा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरी ना कर पाए
तो उसको ट्रीट बच्चे करना थक चाहिए। जाते हैं, इनको सांस बच्चों को चढ़ जाता है। उसको विदाउट ट्रीटमेंट रखना बिल्कुल कोई अक्लमंदी नहीं है। 9 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं जो 9 से 10 साल की उम्र में एस्थमा हो रहा होता है, दैट इज डेफिनेटली एस्थमा। अच्छा, एस्थमा के अंदर एक्सरसाइज इंड्यूस भी एक चीज है। एक तो एस्थमा एलर्जिक एस्थमा, जी, जी। अब वो गर्मी में है, उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई धुआं नहीं है, साफ सुथरी जगह पर है, मगर वो भागा और उसको सांस नहीं लगा, या वो नहीं, वो यहाँ घुटन महसूस करता है, यहाँ वो प्रेशर महसूस करता है, या वो कहता है यहाँ मुझे बलगम है मगर निकल नहीं रहा। बलगम नहीं है, वो घुटन की अलामत है जो वो बता रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो अगर वो इस एज ग्रुप में है, बहुत छोटा नहीं है, इस एज ग्रुप में है, तो उसको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा हो रहा है। ये ओलंपिक्स होता है ना, ओलंपिक्स कितना बड़ा इवेंट है, उसके अंदर जो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमेटिक्स डायग्नोज होते हैं, दे आर अलाउड टू टेक इनहेलर्स बिफोर गोइंग टू रन और बिफोर गोइंग टू एनी एक्सरसाइज। दे आर अलाउड कि आप ले सकते हैं, स्टेरॉइड वाला नहीं ले सकते, आप दूसरी तरह का जो इनहेलर होता है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है, नालियों को खोलने वाला इनहेलर होता है, वो आप ले सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है बच्चों के अंदर कि वो वैसे पूरे वक्त ठीक रहते हैं, आप उन्हें क्लिनिक में ऑस्कल्टेट करते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी रात अच्छी गुजरती है, मगर एक्सरसाइज में उनको प्रॉब्लम होती है, सही। तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस है। डॉक्टर साहब आप बता थे कि सीओपीडी की भी, अच्छा सीओपीडी को उर्दू में क्या कहते हैं सर, मैं भी जानना चाहूंगी, और इसकी 2 टाइप्स आपने कहा था, ये जरा बताएं इसको क्या कहते हैं सीओपीडी को उर्दू में। इसका मुझे उर्दू का टर्म तो नहीं पता, सीओपीडी को हम तो सीओपीडी ही कह रहे होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मरीज को समझाने के लिए हम उसको पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी समझा देते हैं कि आपके सीने की जो नाली है वो उसमें लचक कम हो गई है, जिस वजह से सांस का आना और जाना उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उससे मकसद वो समझ जाते हैं कि क्या है। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि 2 टाइप्स हैं, बिल्कुल सीओपीडी की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम पिंक पफर्स कहते हैं और दूसरे को ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं, और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। जैसे जो ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं वो आपको साइनोसिस के साथ, यानी नीले होके नाखून नीले और होंठ नीले, बिल्कुल इस तरह की पिक्चर के साथ आएंगे, जबकि पिंक पफर्स में थोड़ी सी इसकी पिक्चर डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। अलामात दोनों में उसी तरह की होती है, मोर और लेस, जैसे कि, लेकिन विजिबली जो आप देख रहे होते तो वो थोड़ा सा क्लिनिकली थोड़ा सा वेरी करता है। सही। देखिए, जो सीओपीडी की क्लिनिकल डेफिनेशन है, क्लिनिकल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें कोई डायग्नोसिस नहीं चाहिए, जब हम पेशेंट से पूछेंगे वो हमें बताएगा और हम उसे लेबल करेंगे, इसे हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो वो ये होती है कि अगर 2 साल तक किसी शख्स को 3 महीने खांसी बलगम वाली रहती है तो हम उसे लेबल कर देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये सीओपीडी सबसे कॉमन सीओपीडी यही वाली है, ठीक है ना, उसको हम लेबल कर देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्योंकि पेशेंट, अब आप देखें ना, 3 महीने की तकलीफ थी, गुजार ली उसने, साल गुजर गया, दूसरा साल आ गया, दोबारा भी 3 महीने की तकलीफ हुई, वो फिर गुजार लेगा। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये कोई बड़ा मसला है, लेकिन हम उसे ये समझाएंगे कि भाई ये एक बड़ा मसला है, इस पे तवज्जो दो जी। हाँ, अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम अब जाते हैं जो आपने कहा कि पहली जो चीज़ हम सीओपीडी पेशेंट्स के लिए बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये मुर्गी के पोटे हर घर में होते हैं, मतलब हर घर में तो नहीं, आपको मिल जाते हैं। जब आप फेंके मत इसको। हाँ, इसके ऊपर की जो झिल्ली होती है ना, ऐसे करके निकालते, अनफॉर्चुनेटली यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसके ऊपर से एक झिल्ली होती है, वो निकालते हैं और उसको सुखा लेते हैं। मेरी टीम ने आपके लिए पहले ऑलरेडी साफ करके रखे हुए हैं। सुखा के रखते हैं। अच्छा, आप संगदाना अगर मांगते भी है ना पंसार से, तो वो आपको दे दे, ये है। मगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो ग्रीन कलर का हो गया है, ये आपके लिए नहीं है, ये फंगस वाला है। आप इसको सबको निकाल के, खुद ही झिल्लियां निकाल के अच्छी तरह धो के खुद आप सुखाएं और कड़क धूप में सुखाएं, कोई मसला नहीं है ये। लेकिन बाजार से ये फंगस वाला ना लें, ये जो ग्रीन कलर का है ये नहीं लेना। ग्रीन कलर का दोबारा से बताइए क्या है ये इसी के ऊपर की जो झिल्ली होती है ना, वो है। संगदाना अगर आप बोलते हैं पंसार को, तो आपको ये दे देते हैं। ये जो पोटो के ऊपर का ये दवा है, उसको संगदाना कहते हैं। जी जी, इसको संगदाना कहते हैं। ये इसकी ऊपर की जो झिल्ली होती है व्हाइट, वो होती है। देखिए इन्होंने सुखाया है, तो कैसे सुखाया, ये ग्रीन क्यों है? ये तो ग्रीन नहीं होती है, तो व्हाइट होती है। तो अगर आप ये ग्रीन कलर का लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपने लेना है व्हाइट। तो आप घर पे भी जब सुखाते हैं, मेरी प्रैक्टिस है, जैसे मैं घर पे अपने वालिद के लिए सुखाती थी, तो ऐसा होता था कि कुछ ग्रीन हो जाते थे, कुछ व्हाइट रहते थे। जो व्हाइट रहते थे उनको पीस कर पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर आप
जो COPD के पेशेंट्स हैं उनको देना शुरू करें, एलर्जिक एस्थमिक के पेशेंट्स हैं उनको देना शुरू करें, अल्लाह के हुक्म से उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्शन की बात आई है, रुकावट, कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट करिए, उसके लिए मैंने आपके प्रोग्राम में अफसनतीन बूटी बताई थी कि उसका जुशांदा बना के देना है। अफसनतीन निहायत ही कड़वी बूटी, लेकिन आप उस वर्म वर्ड जिस पे अब अमेरिका में उसको उगाया जा रहा है, बहुत सारे ममालिक उसको आर्टिफिशियली उगा रहे हैं दवाओं के लिए, बेहतरीन है। हमारे मुल्क, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे मुल्क में तो ऑर्गेनिक मिल जाता है, ठीक है। और उस बूटी की बात यह है कि वो मतलब आम और हमारे मुल्क में ऑर्गेनिकली उग रहा है, ठीक है। जो देख रहे हैं, जैसे मेरे पास आते हैं तो जैसे कश्मीर वगैरह से, तो मैं उनको बताती हूँ बत्तख की तरह, पाँव की तरह, और उस पर दाने निकले हुए होते, बूटी आम फैली हुई होती और निहायत कड़वी होती है। तो आप उसको पाउडर, पीस के पाउडर बना लें, उसको फिर उसको जोशांदा, जितना उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा इतना अच्छा है। 2 ग्लास पानी में 1/4 टीस्पून डाल के इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। उसमें फिर देखिए हाइपोग्लिसरीमिया के पेशेंट अगर हैं जिनका शुगर लो हो जाता है, ज़ाहिर है वो शुगर को लो कर देगा, कड़वी चीज़ है, तो आप उसमें शहद डाल के, गुड़ डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये संगदाने का बता दें, जो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बेहतरीन है, और इसी के अद्वियात जो है ना हमारी नेचुरोपैथी में है। अच्छा, होम्योपैथिक में भी एंटीमोनियम टार्ट, क्योंकि हम ये इंसानियत के लिए करें तो मैं बता दूं, एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 बार पिए, जिनको बहुत ज़्यादा बलगम रहता है। देखिए, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग तो होती है, लेकिन सब कहते हैं कि ये जकड़न, जैसे ये सीना जकड़ गया है, और कुछ एस्थमिक पेशेंट या COPD के पेशेंट होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, सांस लेने के ऐसे, आप अक्सर देखेंगे कि इस तरह की पोजीशन उनकी होती है, वो कहते हैं यहाँ, और वीजिंग होती रहती है, हर वक्त सीटी की आवाज आती रहती है। तो उनके लिए तो जैसे मैंने इस संगदाने का बताया, वो बताया बहुत बेस्ट है। अब आते हैं कि मौसम के हिसाब से हम एस्थमा से और इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। आपने बात की ना सीटी की आवाज की, तो मेरी कजन थी बड़ी क्यूट, तो वो जब बेचारी रोने लगती थी ना तो उसकी आवाज गायब हो जाती थी, क्योंकि वो उसको सांस के बजाय तो वो सीटियों की आवाज आती थी। अच्छा, देखिए, हाँ, वो जो आप लगा रहे, वो उसको होता था कि जरा वो रोए ताकि जमा करे लोगों को, तो वो बेचारी की आवाज ही नहीं निकल पाती थी, उसको सीटियां निकलती थी। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा ना कि जैसे अपने सेहत का पता नहीं होता, एक्सरसाइज पे गए, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई कि एक्सरसाइज कर रहे थे जी, और उनकी अभी तो पुशअप्स लगा के बैठे थे, अभी तो पुशअप्स लगा के बैठे थे। तो देखिए, लंग्स का बहुत अहम रोल है, लेकिन उनका कॉज ऑफ डेथ निकलता है कि दिल बंद हो गया। तो ये जो मैं कहती हूँ कि दिल का और लंग्स का चोली दामन का साथ है। अगर इसको आप प्रोटेक्ट करोगे हार्ट को, तो लंग्स भी अच्छे रहेंगे, लंग्स को प्रोटेक्ट करोगे हार्ट को, तो दिल भी अच्छा। अब मैं आपको बताती हूँ ह्यूमिडिफायर। देखिए, अब ये जैसे ये वाला धुआं जो है ना, अगर इसमें मैं हर्ब्स डाल दूंगी, उनका एक्सट्रैक्ट निकलेगा। जैसे आप कह रही हैं कि लाहौर में इतना है, तो नेचुरल ह्यूमिडिफायर बता देती हूँ। लाहौर में जो है सफेदे के कितने दरख्त हैं, हर तरफ सफेदे के पत्ते, यूकलिप्टस है, जिससे हमारी जो बाम बनती है, जो वो वाली बाम जिसको हम सूंघते, आपने जो है बंच ऐसे लेके 2-3 लौंग लेके वो उसको ढक के अच्छी तरीके से जैसे पका ले, फिर लाकर सेंटर ऑफ योर जैसे रूम, लाउंज या रूम, उसको खोल लें, वो उसका जो स्टीम जाएगी, बच्चे भी सुकून से सोएंगे और सांस की नाली क्लियर होगी। सबसे पहले पुराने जमानों में हमारे यहाँ ऐसा होता था कि आपको नमक के गरारे कराए जाते थे और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप। देखिए, बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर्स उसको देते हैं, माँ के नाक खोल के फिर आप फीड कराएं। ये वाला जो पिंक सॉल्ट है ना, ये पिंक सॉल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है कि प्लीज आप, जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो मैं कहती हूँ कि नाक को ब्लो करो, बिल्कुल नॉर्मल सलाइन ड्रॉप नहीं है तो नमक वाले पानी से, लेकिन जो पानी आप पीते हो वो ऐसा नहीं, नलके से पानी लेके आप फिर ये करो, तो ताकि अपने आप को साफ करने के लिए ये इतनी छोटी सी चीज है। एक मिनट बात बताएं, मुझे लोग फिर इसके जो पिंक सॉल्ट के घर में लैम्प्स वगैरह लगते हैं, बिल्कुल एस्थमिक पेशेंट को तो कहते हैं कि ना, बिल्कुल उनको उनकी थेरेपी होती है, उनको बिठाया जाता है लैंप के साथ, और अपने रूम में जो है ना आप ये रखें, सही जला के रखें। और ये जो है, अगर चले लैंप नहीं ले सकते ना, तो ये तो मतलब जैसे रुपीस में मिल जाता है ना, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, इस तरह मिल जाता है नमक डली पे, 100 रुपए, 200 रुपए मिल जाता है। तो आप वो पोटली भी ना साथ रखें। अच्छा,
और जैसे इनहेल करने के लिए देखें लौंग, अब देखें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से गजा लंग्स की जो नालियां है वो तंग होने लगती है ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो नेचुरोपैथी में जैसे अब दालचीनी है, लौंग है, अदरक है, पुदीना है, ये आपके ऑक्सीजन को बॉडी में रिटेन करने में आपकी मदद करते हैं। मैं कहती हूँ सर्दियाँ बना के भी देते हैं। हाँ, कहवा बना के देते हैं। अच्छा, हल्दी है, हल्दी, शहद, इसका और काली मिर्च बेहतरीन है कि आप इनका कहवा बना के दें। अब मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अब ये जो सीओपीडी के पेशेंट है उनके लिए मैं कहवा बनाना बता रही हूँ। हमारे गरम मसाले होते हैं बेहतरीन तो बहुत अच्छे हैं, ये मैं बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने सिनेमन स्टिक की बात की, आपने लौंग की बात की, आपने काली मिर्च की बात की, सारे इसमें आ रहे होते हैं। अच्छा देखिए, हम जो नेचुरोपैथ कहते हैं ना कि जब तक आपका गट साफ नहीं होगा आपको बहुत सारे इल्यूजन्स, देखिए B12 की कमी, गट आपका सही नहीं है तो आपको एस्थमा या लंग्स का मसला हो सकता है। एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी में आपको फिर एंजाइटी के पेशेंट को भी सांस नहीं आ रहा होता। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि बस दम निकल रहा है। तो इसके लिए हमेशा अपनी गट हेल्थ को भी जो है ना आपने सही रखना है। अगर आप अपने लंग्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो जैसे ये मैं बता रही हूँ। अच्छा, आपने जो अदरक लेना है ना, बता देती हूँ कि आपका थंब जितना अदरक हो, ठीक है, आप उसको लेके जैसे पानी खौलाएं और खौलाने के बाद इसमें आप लौंग जो है ना 3 से 4 डालें। अच्छा, लौंग जब भी आप इस्तेमाल करें ना दवा के लिए तो प्लीज एक बात का ख्याल रखें कि आपका लौंग के जिसका फूल हो ना वो होना चाहिए, ये वाला नहीं डालें। दोनों में फर्क है ना, ठीक है, ये नहीं डालना है, ये वाला लौंग डालना है। हाँ। ठीक है, मैं आपको 1 लीटर के लिए बता देती हूँ, जैसे घर में 1 लीटर पानी प्रॉपर फूल हो ना, वो जी प्रॉपर फूल हो। और ये वाला जो है ये वाटर बना के आप पूरा हाथ पे ऐसे रख के यूं दिखा दें ताकि वो प्रॉपर नजर आएगा ना कि कौन सा वाला। हाँ, ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। आप दोनों की शक्ल आप देखें, ये बेचारा जिसके फूल नहीं है जी। इसकी शक्ल देखें, इसकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई है। जिसकी अपनी डेवलपमेंट सही नहीं हुई उससे हमारा क्या हाल करना। ठीक है। अच्छा, 1 लीटर पानी के लिए आपने 6 से 7 या 8 लौंग ले लें। अच्छा, दालचीनी आपने इतना सा लेना है, ठीक है, इसको कूट के जरा सा कूटे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए। काली मिर्च आप जरूर डालें। अच्छा, हमारे नेचुरोपैथी में गुले गुलहड़ कहते हैं, ये आपके बुखार को भी कम करने में मदद करता है। अगर आप बुखार क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, तो इन्फेक्शन को भी खत्म करने में ये आपकी मदद करती है। जैसे हमारे घर में मनी प्लांट के वो होते हैं ना, इसी तरह ये बेल होती है, लेकिन इसका ये आपको काम आता है। आपने ये इतना सा टुकड़ा जो है ना, ये 1 लीटर के लिए बता रही हूँ कि आपने डाल देना है। ठीक है, पुदीना लाजमी डालें, सही है, पुदीने में विटामिन सी भी होता है। अच्छा, इसके अलावा बनफशा के पत्ते जो है वो एलर्जिक एस्थमा के लिए भी अच्छे होते हैं। 3 से 4 आप वो डाल दीजिए। सौंफ आपने डाला, अजवाइन आप पिंच लाजमी डालें। अब जो ये सीओपीडी के पेशेंट है, ये 1.5 लीटर पानी में इतना बनाए कि 1 लीटर हो जाए, पूरा दिन सिप नीम गरम ये पानी पीते रहे, मतलब पानी का इंटेक भी हो जाएगा और आपकी दवा भी चली जाएगी। और आप जो दवा खा रहे हैं उसको आपके ब्लड स्ट्रीम में ले जाने में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। नेचुरल चीज़ें, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है तो मसाला टी बनाएं। जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी अदरक के साथ। जावित्री जो बड़ा काला सा फूल होता है वो, जी, वो आप जरूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं सॉरी, वो बादियान का फूल होता है, सॉरी, जावित्री। हाँ, जावित्री वो गोल होता है, उसके ऊपर जायफल के ऊपर जावित्री लगी हुई होती है, दोनों एक ही उससे आपको मिलते हैं। अच्छा, अब जो एक और है कि कुछ बुजुर्ग हमारे ऐसे होते हैं जो हर वक्त सीओपीडी के पेशेंट होते हैं और हर वक्त खांसी, बेचारे सुबह खांसी, शाम खांसी, और उनकी खांस के पसलियां दर्द कर जाती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। दूसरा है बही दाना। बही, जो बही का फल हम कहते हैं कि दिल से गमों को दूर करता है, उसके जो बीज होते हैं, उसके बीज याद रखिएगा। देखिए, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें इन्होंने क्या किया है, सेब के बीज भी डाल दिए। देखिए माशाल्लाह, चीटिंग में तो बहुत ही वो होते हैं ना। अब सेब के बीज फूलेंगे नहीं, ये भी चीटिंग में क्रॉनिक बीमारी है। हाँ, ये जो क्रॉनिक डिजीज है ना हमारे पंसार भाइयों को, उसको आप इस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो सेब का बीज होगा ना
वो फूलेगा नहीं, उस लेस नहीं बनाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो बही दाना के होंगे ना वो फूल जाएंगे। ये आप रात को भिगो के रखें, सुबह दीजिए, तो उससे जो खांसी बहुत होती है वो बहुत फर्क पड़ता है। तुलसी बेहतरीन है। आपने बुजुर्गों की बात की कि अब वो खवातीन जो स्पेसिफिकली अभी जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, और मैं अगेन क्योंकि ये मौसम ऐसा है तो उसमें जो खांसी है वो इतनी अच्छी तो नहीं है उन खवातीन के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं। तो क्या ये वो भी ये ले सकती वो हैं? ये भी ले सकती। काले मिर्च जो है, अदरक, काले मिर्च और शहद मिक्स करके रख ले, पिंच अजवाइन, वो भी ले सकते। इस सही। तरह ये वाली चीजें ले सकते। और शहद अगर असली है तो शहद की स्टीम भी लें, उससे शहद भी की जी steam? बिल्कुल शहद की स्टीम लें। चलो मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि मेडिकल साइंस में क्या ये इन कॉन्सेप्ट को क्या ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर ये क्या सजेस्ट करते हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।